यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद प्रारंभ में नगरों का पतन हुआ, लेकिन 10वीं शताब्दी के आसपास जब बर्बर लोग सभ्य होने लगे, नगरों को बसाने फिर से आरंभ हुआ। पुराने नगर फिर से बसे तथा कुछ नए नगरों का जन्म हुआ। इन नगरों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, योजना के अनुसार निर्मित नगर, प्लान टाउन्स। मध्यकाल में शासन सीमित होने तथा नगरों की संख्या कम होने के कारण नगरों को योजनाबद्ध बनाना संभव नहीं था। युद्ध होते रहने के कारण भी ऐसा संभव नहीं था। फिर भी फ्रांस और इंग्लैंड में कुछ योजनाबद्ध नगर थे। टाउट नामक विद्वान का कहना है कि इंग्लैंड के विल्सी, लुडलो, सेल्सबरी आदि नगरों का मध्य युग में ग्रिड योजना अनुसार बसाया गया था। फ्रांस में भी ग्रिड पद्धति के आधार पर बसे अनेक नगरों का पता चला। दूसरा, बिना योजना के अनुसार निर्मित नगर, अनप्लान्ड टाउन्स। मध्यकाल में यूरोप के अधिकांश नगर बिना किसी पूर्व योजना के विकसित हुए थे। ऐसे नगरों को उनके प्रारूप के अनुसार अंग्रत 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, किसी प्रधान केंद्र के चारों ओर फैलकर बसने वाले नगर, न्यूक्लियर टाउन्स। इस प्रकार में बसे नगर 2 प्रकार के हैं। पादरी के मठों के आसपास फैलने वाले नगर, इन नगरों को मठ नगर या कैथेड्रल सिटी कहा जाता है। ये नगर मनमान ढंग से मठों, गिरजाघरों के चारों ओर फैलकर बसने लगते हैं। दूसरा, सामंतों द्वारा निर्मित दुर्ग के चारों तरफ बढ़ने वाले नगर, इन नगरों को दुर्ग नगर, गैरिसन सिटी कहा जाता है। ऐसे नगरों की संख्या जर्मनी में अधिक है। इनका विकास हमारे शरीर के अवयव की भांति हुआ। जिस प्रकार हमारे हाथ, पैर, धड़ आदि अवयव अलग अलग रूप में बढ़ते हुए एक शरीर का रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार अलग अलग केंद्रों के आसपास बस्तियां एक बढ़कर एक नगर का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार की वृद्धि को जीवाणु विकास विधि, सेलुलर ग्रोथ कहा जाता है। जर्मनी का ब्रंसविक नगर इसका उदाहरण है। इसका विकास 5 मूल केंद्रों के रूप में हुआ। इन केंद्रों के आसपास बस्तियां बढ़ती रही और अंत में इन सब के मिलने से नगर बने। इस प्रकार के नगर पूर्वी यूरोप में भी मिलते हैं। दूसरा, एक सीध में लंबाई में फैलने वाले नगर, लीनियर टाउन्स। इस प्रकार के नगर का प्रारूप 2 कारणों से बना है। एक तो सड़क के किनारे किनारे ऐसे नगर बढ़ते गए और दूसरा, नदियों के किनारे किनारे ऐसे नगरों का विकास हुआ। नदियों के किनारे स्थित नगरों प्राकृतिक संकट, बाढ़ आदि से सुरक्षित स्थानों पर बसाए गए थे। नगरों में सड़क उसके धरातल के अनुरूप थी। तीसरा, किरणों की तरफ कई तरफ को फैलने वाले नगर, रेडियल टाउन्स। ऐसे नगर मूल केंद्र से बाहर की ओर चारों ओर फैलकर बने। ये मूल केंद्र गिरजाघर, मठ या दुर्ग थे, जहां से बाहर की ओर सड़कें फैलती थी और नगर की बढ़ावार होती थी। विदित हो कि यूरोप में मध्यकाल में नगरों के बसाव स्थान सड़कों तथा नदियों के किनारे के स्थान थे, या फिर दुश्मनों से सुरक्षित स्थानों पर दुर्ग आदि बनाकर नगरों को बसाया गया। गिरजाघर व मठों ने अपने चारों ओर जनसंख्या को एकत्रित करके नगरों को जन्म दिया। समुद्र तट पर भी, उपयुक्त स्थलों पर भी नगर बसे दिखाई देते थे। द्वीपों या पहाड़ियों के उच्च भागों में भी नगर बसाए गए थे। मध्यकाल के नगरों एवं उनका मकानों का गठन, मिडिवल टाइम्स। नगर का डिजाइन उसके बसाव स्थान के धरातल के अनुरूप रखा जाता था। सड़कें गिरजाघर व बाजार से चारों ओर को जाती थी तथा इन मुख्य सड़कों को उप सड़कें भीतरी भागों से जोड़ती थी। मकान तंग सड़कों के किनारे एक दूसरे से सटे हुए बनाए जाते थे। रहने को स्थान व दुकानें एक ही इमारत में होती थी। मकानों का सड़क की ओर के भाग का प्रयोग दुकानों के रूप में तथा दुकानों के ऊपर के कमरों का प्रयोग रहने के लिए होता था। मकान के पिछले हिस्से के निचले भाग खुला स्थान पशुओं व बाग बगीचे के लिए रखा जाता था। सोने का कमरा मकान के ऊपरी पिछले हिस्से में होता था। वर्कशॉप
और रसोई गृह मकान की निचली मंजिल में होते थे। इन वर्कशॉपों में लोहार, दर्जी, बढ़ाई आदि अपना कार्य करते थे। श्रमिक व मालिकों के बीच कोई मतभेद नहीं रहता था। मकानों में चिमनियां भी बनाई जाती थी। छतें बनाने में घास फूस का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी व कहीं कहीं पत्थर का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता था। सड़कों के रखाव की जिम्मेवारी उन व्यक्तियों की थी जो उस सड़क के किनारे के मकानों में रहते थे। विभिन्न केंद्रों भी नगरों में स्थापित किए थे, जिनमें चिकित्सा, कानून तथा कला संबंधी शिक्षा दी जाती थी। गिरजाघर द्वारा चिकित्सालयों की स्थापना भी की गई थी। लोगों की विचारधाराएं काफी बदली गई थी। वह सक्रिय रूप में नगरों में कार्य करने लगे और नगरीय वातावरण पूर्ण रूप से सामाजिक हो गया था। प्रमुख गिरजाघर के निकट स्थित बाजार चौक पर सभाओं का आयोजन किया जाता था। मध्यकाल के नगरों में जनसंख्या की प्रवृत्तियां। मध्यकाल में नगरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो गई थी, लेकिन उसकी जनसंख्या बहुत कम थी। कुछ नगरों में तो केवल 1000 व्यक्ति ही रहते थे। सबसे बड़े नगर की जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं थी। नगरों का भौतिक आकार, उनकी चार दीवारी, जल प्राप्ति व सफाई, सैनिटेशन सुविधाओं की कमी के कारण अधिक नहीं बढ़ सके। नगर अधिक से अधिक 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैले थे। सारा जल प्रवाह सड़कों के किनारे होता था। जब तक नगरों की जनसंख्या थोड़ी रही, तब तक नगरों में समस्या पैदा नहीं हुई। नगरों के बीच आपस में छोटी संचार व्यवस्था का प्रबंध भी था। परिवहन की सुविधाएं बहुत अधिक उपलब्ध नहीं थी। नगर पास पास बसे थे। एक नगर से दूसरे नगर को पहुंचने में अधिक से अधिक 1 दिन लगता था। व्यापार व विश्व यात्राओं ने उन नगरों की जनसंख्या में वृद्धि कर दी जो नगर सड़क के मार्गों के मिलन केंद्र पर स्थित थी। फ्लोरेंस की जनसंख्या 1280 में 45,000 से बढ़कर 1339 में 90,000 तक पहुंच गई। इसी प्रकार पेरिस की जनसंख्या 12वीं शताब्दी में 1 लाख से बढ़कर 14वीं शताब्दी में 2,40,000 तक पहुंच गई। वेनिस नगर की जनसंख्या 2 लाख हो गई थी। नगरों की जनसंख्या बढ़ने के अनेक कारण थे। नगरों व समीपवर्ती प्रदेशों के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई थी। जमींदारी प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। भूमि का स्वामित्व धनी व्यापारियों के पास पहुंच गया था। विनिर्माण उद्योग भी इन्हीं लोगों को संपत्ति बन गया था। कृषक इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इन लोगों को कर देते थे। इस प्रकार नगर व उसके समीपवर्ती प्रदेश आपस में एक दूसरे के नजदीक आने लगे। नगरों में जनसंख्या बढ़ने से 2 मंजिल के मकान 3 और 4 मंजिल के मकान में परिवर्तित हो गए। जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया, लेकिन स्वच्छता व जल व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। पहिए वाला ट्रैफिक बढ़ गया। तंग सड़कें भीड़ भाड़ व धूल से युक्त हो गई। वायु संचार मकानों में चिमनियों द्वारा ही होता था। सड़कों पर दुर्गंध फैलाने से नगर में बीमारियां फैल जाती थी। 14वीं शताब्दी के लगभग इन बीमारियों ने सभी नगरीय जनसंख्या के प्राण ले लिए थे। इन नगरों में 1000 वर्ष पुराने रोमन नगरों में सुविधाएं बहुत कम थी। लंदन में ब्लैक डेथ के बाद पहली सिविल लाइन बिछाई गई। स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी तक भी वाटर क्लोजेट्स की स्थापना नहीं हो पाई। लंदन में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में पानी की आपूर्ति की जाने लगी थी। आग लगने से बचने के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए गए थे। 15वीं शताब्दी में गन पाउडर की भी खोज कर ली गई थी।